हेलो एवरीवन, वेलकम टू देश कोचिंग। और जैसा कि आपने लास्ट सेशन में देखा था, हमने समझा था कि साइंस क्या होती है ना। प्लस हमारे पूरी लाइफ के अंदर साइंस का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट सेशन में। और ये समझा था कि ये जो साइंस होती है ना, इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है: बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और ये भी समझा था कि बायो के अंदर हमने किसका अध्ययन करते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, और केमिस्ट्री के अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लास्ट जो इसकी बेसिक क्लास थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, वो आपको पता होगा, लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था आपको कि हम फिज़िक्स स्टार्ट करने वाले हैं। और फिज़िक्स के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है वो है मोशन। तो हम लोग आज मोशन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस पॉइंट को समझने के लिए मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक। जैसे अगर हम बात करते हैं एक ट्री की, है ना, ये एक पेड़ है। ये क्या होता है, ये अपने जगह पर कैसा है, फिक्स है। ये अपनी जगह पर कैसे है, फिक्स है। अगर मैं बात करूँ इस ट्री की, अ ट्री इज़ फिक्स्ड एट अ प्लेस। ये जो ट्री है वो अपनी जगह पर फिक्स्ड है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा है, स्टेशनरी है। ये कैसा है, स्टेशनरी है। क्यों मैंने इसको स्टेशनरी बोला, क्यों मैंने इसको विराम में बोला, क्यों मैंने इसको स्थिर बोला? क्योंकि ये अपनी जगह पर क्या है, फिक्स्ड है। मूवमेंट नहीं कर रहा, कोई मोशन नहीं है इसके अंदर, ये अपनी जगह पर फिक्स्ड है। इस वजह से मैंने इसको क्या बोला, स्टेशनरी है। अब सिर्फ पेड़ ही नहीं है ऐसा, अब देखिए और भी एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे मैंने आपसे बोला कि ये आपका एक घर है ना, ये कोई घर है, ये भी अपनी जगह पे कैसा है, स्थिर है। मैंने स्कूल के बारे में बोला, आपका जो स्कूल है वो भी एक जगह पे कैसा है, फिक्स्ड है। वहीं मैंने बात करूँ, मैंने एक इलेक्ट्रिक पोल ले लिया, है ना, एक बिजली का खंभा लगा हुआ रोड किनारे, वो भी अपनी जगह पे कैसा है बताओ, वो भी अपनी जगह पे फिक्स्ड है। वहीं अगर आप बात कर लो, कोई फैक्ट्री है ना, कोई इलेक्ट्रिक पोल है, कोई टेलीफोन पोल है, ये सब क्या है, अपनी जगह पे कैसे हैं, सब के सब फिक्स्ड हैं। और क्योंकि ये अपनी जगह पे फिक्स्ड हैं, इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये सब के सब कैसे हैं बताओ, ये सारे के सारे कैसे हैं, स्टेशनरी हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज स्टेशनरी, है ना। कोई भी चीज़ अगर अपनी जगह पर फिक्स्ड होती है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, स्टेशनरी है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, अगर मैं किसी इंसान की बात करूं, ठीक, मैंने एक जहाज़ की बात की, ठीक, मैंने बस की बात की, कोई बस है। मैंने ट्रेन की बात की, ट्रेन है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कार की बात की जैसे मैंने, ठीक। तो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, ठीक, जितनी मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, ये स्टेशनरी में होती हैं, ये भी स्टेशनरी में होती हैं। बट ये हमेशा के लिए स्टेशनरी नहीं होती हैं, है ना। दे डू नॉट रिमेन स्टेशनरी ऑल द टाइम। हमेशा स्टेशनरी नहीं होती हैं वो। एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर ऐसा होगा कि ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, मोशन करेंगी, मोशन करेंगी समय आने पर। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक पेड़ की, तो पेड़ मोशन करने वाला नहीं है। किसी भी टाइम इंस्टेंट पर पेड़ मोशन नहीं करेगा, वो हमेशा फिक्स है, मतलब फिक्स रहेगा। आपका जो घर है वो हमेशा फिक्स का फिक्स रहेगा। बट ये चीज़ें जो मैंने आपसे बोली, है ना, कोई मैन है, कोई शिप है, ठीक, कार है, बस है, तो ये हमेशा के लिए स्टेशनरी नहीं होती हैं, है ना। दे डू नॉट रिमेन्स स्टेशनरी ऑल द टाइम। कह सकते हो, डू नॉट रिमेन्स स्टेशनरी ऑल द टाइम। ये हमेशा स्टेशनरी नहीं होंगी, ये मूवमेंट करेंगी। एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर ये मूवमेंट करेंगी। और जब ये एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर मूवमेंट करती हैं, तो मैं कह सकता हूँ
कि ये सारी की सारी चीज़ें स्टेशनरी भी होती हैं और मोशन में भी होती हैं। बात समझ में आई। वहीं दूसरी ओर पेड़ अगर जिस जगह पे है वो उस जगह पे फिक्स रहेगा। आपका घर जहाँ पर है, आपकी जो स्कूल है, वो मूवमेंट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि अगले दिन वो 1 किलोमीटर आगे चल के पहुँच जाएगा, नहीं, वो अपनी जगह पर कैसा है, फिक्स्ड है। बट एक कार है ना, ये जो कार है, अगर इस कार को आप समझोगे, ये एक कार है अगर आपकी, तो ये स्टेशनरी भी हो सकती है और ये मोशन में भी हो सकती है। किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे मोशन में भी हो सकती है और स्टेशनरी भी हो सकती है। ये चीज़ आपको समझनी है। क्लियर हुई? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। सपोज़ करो अगर कोई चीज़ मोशन में है, स्टेशनरी हमें समझ में आ गया, तो फिर मोशन को समझ लेते हैं। अगर कोई चीज़ मोशन में है तो मैं कैसे कहूँगा कि वो मोशन में है? तो इसके लिए आप ये समझिए, अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है ना, तो वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर क्या कर रही होगी, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होगी। यानी मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज, अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो मैं बोलूँगा कि वो किस में है, वो बॉडी किस में है, वो बॉडी मोशन में है। क्लियर हुआ? अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज, तो मैं कह सकता हूँ कि वो किस में होगा, मोशन में होगा। किस में होगा, मोशन में। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और ठीक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरीके से, जैसे मैंने आपसे बोला, ठीक, अभी टाइम हमने रेफरेंस क्या लिया है, टाइम, मैंने रेफरेंस क्या लिया है, टाइम। तो इस टाइम के रेस्पेक्ट में मैं आपसे कह रहा हूँ कि सपोज़ करो अगर घड़ी में 9 बजे हैं, 9 AM, और किसी टाइम, पर्टिकुलर टाइम पर 9 बजे, है ना, ये जो कार है, ये सपोज़ करो ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे, और जैसे ही आपका टाइम 9 से 9:05 हुआ, तो सपोज़ करो ये जो कार है ना, ये कार आपको इस पॉइंट पे मिलती है, बी पॉइंट पे। तो मैं कह सकता हूँ कि इस टाइम के रेस्पेक्ट में जैसे जैसे टाइम बढ़ा, इसकी पोजीशन भी चेंज हुई, इसकी पोजीशन क्या हुई, चेंज हुई। तो उस केस में मैं कह सकता हूँ कि ये जो गाड़ी है वो किस में है, मोशन में। ये जो कार है वो किस में है, मोशन में है। तो बस मोशन की बस इतनी सी डेफिनेशन है कि अगर कोई भी चीज़ टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो वो मोशन में है, अगर नहीं कर रही है तो वो रेस्ट में है। जैसे अगर बात करते हैं, ये पेड़ था, है ना, इस पेड़ की पोजीशन ये है, तो 9 बजे की अगर मैं बात करूँ, उस समय भी ये पेड़ की पोजीशन यही है, और 10 बजे भी अगर मैं बात करता हूँ तब भी इसकी पोजीशन यही है। तो अगर टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम क्या कर रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, पर क्या इसकी पोजीशन में कोई चेंज हो रहा है, क्या इसकी पोजीशन में कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो मैं कह सकता हूँ ये जो पेड़ है ये क्या है, स्टेशनरी है ना, ये पेड़ कैसा है, स्टेशनरी है, क्योंकि इसकी टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपका कि स्टेशनरी क्या होता है और मोशन क्या होता है। अब थोड़ा सा और इसको ठीक से समझिए। जैसे मैंने आपसे बोला कि ज़रूरी नहीं है आप रेफरेंस पे टाइम लो, आप रेफरेंस पे कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये मैंने क्या बोला, तो हमारे 2 रेफरेंस हो सकते हैं मोशन को लेके। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मोशन है ना, उस मोशन के 2 रेफरेंस हो सकते हैं, टाइम रेफरेंस हो सकता है या फिर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी रेफरेंस के तौर पे आप ले सकते हो। किस तरीके से, वो आप देखिए। जैसे मैंने आपसे बोला स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस के तौर पे ले रहे हैं, तो मैंने आपसे क्या बोला, सपोज़ करो ये कोई पेड़ है, ठीक, और यहाँ पर आपकी क्या खड़ी हुई है, एक कार खड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है पेड़, इसके रेस्पेक्ट में देखूँ तो इस कार की पोजीशन अभी ये है,
अब सपोज़ करो थोड़ी देर बाद ये कार यहाँ से यहाँ आ जाती है, ठीक। तो इसी के रेस्पेक्ट में, इसी पेड़ के रेस्पेक्ट में मैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ले रहा हूँ रेफरेंस के तौर पे। अगर इस पेड़ की सपोज़ करो आँखें होती और ये देख रहा होता तो उस समय इसको ये कार यहाँ दिखाई पड़ती, लेकिन सेकंड पोजीशन में आप देख रहे हो कि इसके रेस्पेक्ट में ये कार कहाँ पे आ गई, यहाँ पे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो गई है तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो कार है वो किस में है, मोशन में। ये कार किस में है, मोशन में है। अगर ये कार रेस्ट में होती तो फिर ये कार हमेशा इसी के सामने इस पोजीशन पर रहती, इस स्टेशनरी के ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में यहीं पर रहती है, इसी जगह पे। बट क्योंकि इसने अपनी पोजीशन बदल के चेंज कर ली है, इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि इसके रेस्पेक्ट में इस कार की पोजीशन चेंज हुई है, तो मैं कार को कह सकता हूँ कि ये किसमें है, मोशन में। तो कार मोशन में होगी या फिर रेस्ट में होगी, ये कैसे डिसाइड हुआ, ये डिसाइड होता है उसकी पोजीशन से, ठीक। अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है किसके रेस्पेक्ट में, या तो टाइम के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी किस में है, मोशन में है। इतनी सी बात आपको समझनी है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, गति में है, तो वो तभी हो सकती है जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम या विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, ठीक। नेक्स्ट, अब ज़रूरी नहीं है कि मोशन आपको दिखाई पड़े। कभी कभी क्या होता है, मोशन को थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला ये आपकी वॉच है ना, इस वॉच में 3 सुइयाँ होती हैं, ठीक। अब तीनों सुइयों का जो मोशन है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर आप इस घड़ी को आपने ऑब्ज़र्व किया हो तो आपने देखा होगा कि जो मिनट हैंड होता है, सेकंड हैंड होता है और आर हैंड होता है। तो इसमें अगर आपने देखा हो कि ये जो सेकंड वाली सुई होती है ना, इसके मोशन को हम ईज़िली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो हमें आराम से चलती हुई दिखाई पड़ती है। इवन बहुत बारीकी से देखोगे तो एक बार को आपको मिनट की सुई का मोशन दिखाई पड़ जाएगा, बट आर एंड का जो मोशन है वो आपको नॉर्मली दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मोशन नहीं कर रही है, मोशन ये कर रही है, आर एंड भी मोशन कर रहा है, बट इसका मोशन कैसा है, स्लो है, और बाकी इसका मोशन कैसा है, फास्ट है। तो जो फास्ट मोशन होता है वो ईज़िली आंखों के द्वारा ऑब्ज़र्व कर लिया जाता है, और जो स्लो मोशन होता है वो ईज़िली से जल्दी से आंखों के द्वारा या फिर जो भी हमारे सेंसेस उनके द्वारा जल्दी से वो ऑब्ज़र्व नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से हमें उस टाइम पे ऐसा लगता है कि वो मोशन में नहीं है। बट आपको पता है कि आर एंड भी मोशन में होता है, तभी तो कोई सुई 1 से 2 पे आती है, 2 से 3 पे आ रही है, 4 से 5 पे जा रही है। मोशन वो कर रही है, पर वो मोशन इतना स्लो है, इतना धीमे है कि आप उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे हो आँखों से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोशन नहीं कर रही है, मोशन वो कर रही है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि मोशन जो है ना 2 तरीके का हो सकता है, स्लो मोशन हो सकता है और फास्ट हो सकता है। तो स्लो मोशन को जनरली हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं, बट जो फास्ट मोशन होता है ना वो आँखों के द्वारा ईजिली ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब बात कर लेते हैं, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो कोई ना कोई डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगी। मोशन में है, पोजीशन चेंज कर रही है, तो डिस्टेंस को भी ट्रैवल करेगी, ऑब्वियस ही बात है। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है डिस्टेंस। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे मान लो कोई एक पर्सन पॉइंट ए पर है, ठीक, और ये पॉइंट बी पर पहुंच जाते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर इनकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज, सोच के देखिए, ए पॉइंट से किस पे आ गई है, बी पे। तो मैं कह सकता हूँ ये जो भाई साहब हैं ये किस में है, मोशन में है। बिना मोशन में तो ये पोजीशन चेंज कर नहीं सकते हैं, तो इनकी पोजीशन चेंज हुई है तभी ये ए पॉइंट से कहाँ पर आए हैं, बी पॉइंट पे आए हैं। तो इतना तो कंफर्म है कि ये मोशन में है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ही करेगी।
तो बस यही है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, जो भी एक्चुअल लेंथ जो होती है पाथ की, ये जो पाथ है ना, ये जो रास्ता है जिन्होंने तय किया है ना, ये इन्होंने जो कवर किया है रास्ता, उस रास्ते की जो लेंथ होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस। तो मैं कह सकता हूँ एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, जो रास्ते की एक्चुअल लंबाई है जो कवर की गई है ना, वही तुम्हारी क्या बन जाती है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, जो भी आप रास्ते की लंबाई तय करते हो ना, जितनी भी रास्ते की लंबाई को आप तय करते हो वो आपकी क्या बन जाती है, डिस्टेंस बन जाती है। जैसे इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि ए, ठीक, ये टिल्लू है, इस टिल्लू को ए पॉइंट से कहाँ पर जाना है, बी पॉइंट पे जाना है। बट फिर अचानक से टिल्लू को याद आया कि इसे तो सी पॉइंट पर अपने दोस्त से क्या काम है, तो ये भाई साहब इधर गए पहले और यहाँ से इधर आए। ठीक, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो ये 4 किलोमीटर है, जो ना ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना था वो 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और जो ना अपने दोस्त की, यानी यहाँ से टिल्लू के घर से जो उसके दोस्त का घर है उसकी डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, और यहाँ से ये कितनी है, 3 किलोमीटर। ठीक, तो टिल्लू भाई साहब को काम था, तो ये यहाँ से निकले इस पॉइंट से, और ये पहले गए अपने दोस्त के पास, जो भी काम था वो निपटाया यहाँ से अपने दोस्त के साथ। फिर ये आते हैं बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट से आते हैं किस पे, सी पॉइंट पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे प्रक्रिया के दौरान जो भी ये सब हो रहा है उसके दौरान ये जो टिल्लू है, इस टिल्लू ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आपको पता है डिस्टेंस क्या होती है, जो भी ये पाथ की लेंथ को कवर कर रहा है वही इसकी डिस्टेंस बन जाएगी। तो आपको पता है कि जब ये ए पॉइंट से सी पॉइंट पे गया तब ये 5 किलोमीटर चला, प्लस जब ये सी पॉइंट से बी पॉइंट पे गया तब ये 3 किलोमीटर चला, प्लस जब ये बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आया तब 4 किलोमीटर चला। तो टोटल कितनी पाथ की लंबाई इसने कवर की, तो वो आपने की 12 किलोमीटर। आप सभी को ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 12 किलोमीटर, यानी कि टोटल जो इसके द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल की गई है टिल्लू के द्वारा वो कितनी की गई है, 12 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपको क्लियर हो गया होगा। डिस्टेंस क्या होती है, जो भी पाथ की लंबाई हम कवर करते हैं वही हमारी क्या बन जाती है, डिस्टेंस। ठीक है, अब इसी में एक आगे टर्म आता है। अब एक चीज़ समझिए, ये जो डिस्टेंस है, ठीक, तो आप कहीं भी जाओगे, किसी भी डायरेक्शन में जाओगे, किसी भी डायरेक्शन में जाओगे, ये हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। ऐड होने का मतलब आप जहाँ भी जाओगे रास्ते की लंबाई तय करोगे, जिस भी डायरेक्शन में जाओगे रास्ते की लंबाई तय करोगे। तो मैं कह सकता हूँ कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है, बस ये हमेशा क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तभी हम बोलते हैं डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है, तो ध्यान रखना ये स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, केवल जो भी इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा, है ना, उस पर डिपेंड करती है, पर ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। तो एक पॉइंट हमें क्लियर हुआ यहाँ से, क्या, कि ये जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। और स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, वैल्यू। जैसे अगर ये 20 किलोमीटर चला तो इसका मैग्नीट्यूड 20 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, ये इसका मैग्नीट्यूड बन जाता है, और डायरेक्शन पर तो ये डिपेंड नहीं करती है। इस वजह से हम बोल देते हैं कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और एक और टर्म को समझने की कोशिश करते हैं,
जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब ये क्या होता है, हिंदी में से बोलते हैं विस्थापन और डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी। तो एक बार डिस्प्लेसमेंट को समझिए। जैसे मैंने बोला ये टिल्लू है पॉइंट ए पे खड़ा और ये पॉइंट बी पर जाता है, ठीक, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो अगर मैं बोलूँ टिल्लू पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, फिर पॉइंट बी पे अपने इसको जो भी काम था वो उसने ख़त्म किया और ये वापस लौट रहा है ना। पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, अब ये पॉइंट बी से जो भी इसका काम था वो वापस उस काम को ख़त्म करके लौट रहा है और ये कहाँ पर पहुँच गया है, पॉइंट सी पर। अब ये टिल्लू भाई साहब पॉइंट सी पे आकर खड़े हो गए। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, दो क्वेश्चन है मेरे यहाँ पे, कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि टोटल डिस्टेंस कितनी चली इसने, ठीक, और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये दो चीज़ें मुझे पता करनी है। तो एक चीज़ समझिए, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बी से सी पॉइंट की डिस्टेंस क्या है। वो सपोज़ करो मैंने आपको बता दी ये 4 किलोमीटर है। कितनी है, 4 किलोमीटर है। तो उस केस में टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि अगर मैं बात करूँ आपसे, जब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की इसने, 10। और जब ये बी से सी पे आया तो कितनी ट्रैवल की, 4। तो डिस्टेंस तो आपकी होगी 14, क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे आप इस डायरेक्शन में जाए हो चाहे इस डायरेक्शन में आओ, डिस्टेंस हमेशा क्या होनी है, प्लस होनी है, क्योंकि आप रास्ते की लंबाई तो तय कर ही रहे हो, वो तो हमेशा प्लस होनी है। ठीक, तो इसकी टोटल डिस्टेंस सी पॉइंट तक कितनी हो जाएगी, 14 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की, तो वो क्या होगा, उसको आप समझिए। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, देखिए। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, पहले आप वो समझिए। तो डिस्प्लेसमेंट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल और उसकी इनिशियल, उसकी जो फाइनल पोजीशन है और जो इनिशियल पोजीशन है उसके जो बीच की डिस्टेंस है, ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले वो चीज़ कहाँ पे थी, पहले वो कहाँ पे थी और फाइनली वो कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। इसके बीच का जो गैप है ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर हुआ। वो कहाँ गया, क्या किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले वो कहाँ थी और अब कहाँ है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है, ये अगर 4 किलोमीटर है तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है ये कितनी होगी, ये आपकी होगी 6 किलोमीटर। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 6 किलोमीटर। क्लियर हुआ ये। अगर नहीं भी हुआ तो आप यहाँ से समझिए, जैसे मैंने आपसे बोला, मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपकी इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ। अब क्या ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, बिल्कुल करती है। कैसे, जैसे जब ये टिल्लू पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा था तो उसकी डायरेक्शन कैसे थी, इस तरीके से, यहाँ से यहाँ, है ना। और जब ये बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आया था तो उसकी डायरेक्शन कैसे हुई, अपोजिट हो गई, अपोजिट हो गई। अगर आपने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 किलोमीटर चली, समझना, तो ये हो गई। आप अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में अगर मैं बोलता हूँ प्लस के 10 किलोमीटर चला, तो अगर आपकी डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर साइन भी चेंज होगा, और वो सी पॉइंट पे आया और 4 किलोमीटर चला। तो आपको पता अगर इधर आपने प्लस के 4 किलोमीटर लिए हैं तो इधर क्या होगा, माइनस के 4 किलोमीटर। तो ओवरऑल कितना आया, 6 किलोमीटर।
तो यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट बचा, ये कितना बचा 6 किलोमीटर। क्लियर हुआ? तो यानी मैं ये कह सकता हूँ क्या कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन। ध्यान रखना, ये मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। इस वजह से डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल लेता हूँ, उससे शायद आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज़ करो एक गेंद मैंने उछाली ऐसे हवा में और वो कितने मीटर तक गई? सपोज़ करो 100 मीटर तक ऊपर गई। फिर वो वापस नीचे आई और आपने उसको क्या कर लिया? कैच कर लिया। कैच कर लिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है, इस पूरी प्रोसेस के दौरान इसका डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो चाहे आप ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहनी है, क्योंकि वो तो पाथ की लेंथ होती है, एक्चुअल लेंथ जो भी पाथ की होती है। तो 100 + 100 कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर या मीटर। ठीक। वहीं अगर मैं बात करता हूँ किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। वहीं अगर मैं किसकी बात करूँ? डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होता है कि पहले वो कहाँ पे थी? आपके हाथ में। हाथ से आपने उसको ऊपर फेंका, फाइनली क्या है? फाइनल पोजीशन क्या है? वो अभी भी आपके हाथ में। तो पहले भी आपके हाथ में थी, अभी भी आपके हाथ में आ गई फाइनली लौट के। तो टोटल जो इनके बीच का गैप है वो क्या है? 0। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको आप समझिए। इससे ये सपोज करो ए है, ये बी है और ये सी है। ये 5, ये 3 और ये 4। अगर कोई पर्सन यहाँ से स्टार्ट करता है चलना और वो बी पॉइंट पे गया, बी से सी पे गया और सी से ए पे आया, तो टोटल डिस्टेंस आपको पता है ऐड होनी है 5 + 3 + 4, ये आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ इसके डिस्प्लेसमेंट की, तो वो ए पॉइंट से शुरू किया चलना और वापस लौट के किस पॉइंट पे आ रहा है? ए पॉइंट पे। तो उसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है। अगर दोनों पोजीशन सेम है तो उनके बीच का गैप भी 0 हो जाएगा। अगर वो 0 हो जाएगा तो मैं कह सकता हूँ इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझनी है कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। जबकि डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी? 5 + 3 + 4। ये चीज़ आपको क्लियर हुई? चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ पॉइंट और समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला, फर्स्ट पॉइंट बताते जाना, क्या डिस्टेंस बड़ी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से? सेकंड पॉइंट, क्या डिस्टेंस बराबर हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के? थर्ड पॉइंट, क्या हो सकता है ऐसा कभी कि डिस्टेंस जो है वो छोटी हो जाए और डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए? फोर्थ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाए? और लास्ट पॉइंट, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका क्या हो जाए? 0। अब मुझे इन क्वेश्चंस की आंसर दीजिएगा, पूरी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा जो भी मैंने बताई, और इन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करिएगा। क्या डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो सकती है? अगर हो सकती है तो कब? वो सिचुएशन आपको बतानी है। क्या डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है? क्या हो सकती है तो कब? क्या डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटी हो सकती है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बॉडी अगर आपकी मोशन में है और उसकी डिस्टेंस 0 हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि बॉडी अगर मोशन में है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए? तो ये पांचों पॉइंट्स को आप दिमाग
लगाइएगा इन पाँचों पॉइंट्स में और इनके आंसर करने की कोशिश करिएगा। इन सभी के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन है, या फिर वो किस तरीके से इनमें क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं। इन पांचों कंडीशन के बारे में बात करेंगे, प्लस जो वेलोसिटी है, स्पीड है, इन सब के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, अभी तक के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।